साथी हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी को अपकमिंग सून के रूप में दिखा रखा है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने के पहले आप सभी को भारत की नदियों की विशेषताओं और साथ ही उनके अपवाह तंत्र को जानना जरूरी है। इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाने के पहले भारत की नदियों की विशेषताओं को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग इसको पूरी तरह से देखें, जिससे आपकी समझ भारत की नदियों के प्रति विकसित होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बार बार सुनते चले आए हैं कि अपवाह। आपके दिमाग में ये होता होगा कि ये अपवाह आखिर है क्या, क्योंकि इसी से आगे जुड़ा हुआ है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो अपवाह कहते किसे हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमको ये समझना चाहिए कि अपवाह का संबंध जो होता है, ये जो अपवाह शब्द है, इसका संबंध है पानी के बहाव का। और दोस्तों, पानी का जो बहाव होता है, स्वाभाविक बात है कि ढाल की तरफ ही होगा। जिधर ढाल होगा उधर पानी बहेगा। तो अपवाह का मतलब होता है पानी का बहना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र फिर किसे कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। तो अपवाह तंत्र का आशय यह होता है कि पानी बह रहा है, जल बह रहा है, और इसी में और भी जल आके मिल जा रहा है। आप देखते होंगे बड़ी नालियां घर के बगल रहती हैं, जिनमें छोटी नालियां आके मिल जा रही हैं, सब ऐसे मिल जा रही हैं, ऐसे ऐसे मिलती चली जा रही हैं, और फिर वो एक दिशा में बहती हुई चला जा रहा है। इस पूरे को जो एक जाल का, पानी का जाल देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। तंत्र बोल दीजिए या जल की वाहिनियों का जाल बोल दीजिए, उनको सभी को हम मिलाकर समग्र रूप से क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अब यही अपवाह तंत्र जो हमने आपको सामान्य रूप से बताया है, ये नदियों के भी परिप्रेक्ष्य में आ जाती है बातें। जैसे एक प्रमुख नदी कोई हो, एक समग्र रूप से नदी मान लीजिए कोई बह रही हो, जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी बह रही, अब इसमें कई नदियां, छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं, इसकी सहायक नदियों के रूप में ऐसे ऐसे मिलती चली जा रही हैं, और यह नदी लास्ट में जाते हुए कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र। प्रमुख नदी या एक कोई नदी है, उस नदी से और नदियों की धाराएं आके मिल रही हैं, और एक समग्र रूप से आगे बढ़ती हुई जा रही है, और जिस दिशा में जा रही है, और उसको क्या कहेंगे हम? अपवाह तंत्र। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, भारत में जो अपवाह तंत्र है, नदियों का बहना जो है, वह जो है भौगोलिक आकृति पर निर्भर करता है। भौगोलिक आकृति पर जो है आधारित है। अब सोचते होंगे कह रहे सर, ये भौगोलिक आकृति पर निर्भर कैसे है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस मैप में जैसे आप देखिए कि भारत का जो उत्तर का हिस्सा है, जिसको बोला जाता है हिमालय या गंगा यमुना का मैदान, वो नवीन है, नया है। और दूसरा हिस्सा जो कि प्रायद्वीप के रूप में कहा जाता है, भूखंड का निर्माण करता है, ये हिस्सा जो आप देखते हैं, ये क्या है? पुराना है, बहुत पुराना है।
तो इस पर स्वाभाविक बात है कि इस पर जो नदियां बह रही होंगी वो उसी भौगोलिक के क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को ढाली होंगी, उसी हिसाब से उनका बहाव हो रहा होगा, वही वो विशेषताएं देखने को मिल रहा होगा उनके अंदर। तो इसी आधार पर हमारे पूरे भारत में दो प्रकार के नदियों की स्थिति देखने को हमको मिलती है। एक क्या है, हिमालयी नदियां, और दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां। स्वाभाविक बात है, जैसे नाम से ही लग रहा है, हिमालयी नदियां मतलब क्या है, वे नदियां जो कि हिमालय पर्वत से आकर बहती हैं, हिमालय पर्वत से बहती हुई आकर लास्ट में जाकर चाहे अरब सागर हुआ या बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां मतलब इस हिस्से पर जो प्राचीन हिस्सा आपको देखने को मिलता है। हाँ, उसके पहले आप सोच रहे हैं प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप उसे कहा जाता है कि वह एक ऐसा स्थल हो जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो उस स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत के देखिए इस स्थिति को, इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो यह स्थल जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, तो अब हम यहां से देखने के बाद अब देखते हैं कि आखिर हिमालयी नदियों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, हिमालयी नदियां जैसे आप देख लीजिए, गंगा हो गया, सिंध हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब हिमालय से निकलती है नदियां। तो इन नदियों की जो यहां से हिमालय से निकल रही हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इन नदियों के अपवाह को हम देखते हैं। इन नदियों की अपवाह में ध्यान दें तो यह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र को निरूपित करती है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का आशय यह होता है कि ये नदियां हिमालय के उत्थान के पहले से मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि हिमालय जो है उठता चला गया और जो आज भी उठ रहा है, और ये नदियां क्या हैं, उनको काटते हुए अपने दिशा में बह रही हैं। इसलिए इनको कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले की, पूर्ववर्ती नदियां, जितनी भी नदियां हिमालय से जो निकलती हैं। दूसरी क्या है कि ये नदियां जो है अपवाह के रूप में वृक्षाकार अपवाह का निर्माण करती हैं। अब वृक्षाकार अपवाह क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखिए कि मान लीजिए यह कोई नदी, एक प्रमुख नदी आ रही है, मान लीजिए गंगा ही है, और इससे कई नदियां ऐसे आके मिल रही है, उससे यह नदी आके मिल रही है, फिर ये नदी मिल रही है आकर ऐसे ही। ठीक है, ये नदी ऐसे आके मिल रही है, ऐसे मिलके मिल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एक वृक्ष का निर्माण कर रही है, इसीलिए कहा जाता है वृक्षाकार अपवाह तंत्र। तो हिमालयी नदियां जो है वृक्षाकार अपवाह तंत्र का जो है निरूपण देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, अगली विशेषता जो है हिमालय की नदियों की यह है कि ये नदियां बारहमासी होती हैं। बारहमासी कहने का मतलब यह है कि सदा नीर होती हैं। आप देखेंगे कि ये नदियां कभी सूखती नहीं है, इनमें हर समय पानी भरा रहता है। कारण यह है कि हिमालय पर कई ग्लेशियर मौजूद हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ का एक पूरी ऐसे चादर बिछी हुई है कई किलोमीटर तक, और वहां से पानी क्या है जो है छनता है और बहता हुआ चला आता है। इसलिए यह नदियां जो है ग्लेशियर से निकले होने के कारण जो है यह कभी सूखती नहीं है, और साथ साथ क्या है, बारिश भी हो रही है। तो ये नदियां जो है सदा नीर है, बारहमासी है, सूखती नहीं है। आप देख सकते हैं इन नदियों को। ठीक है, अगली विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो महाखंड या इसको बोला जाता है गार्ज का निर्माण करती है। हिमालय की जो भी नदियां हैं वह पर्वतीय क्षेत्रों में
गार्ज या महाखंड का निर्माण करती हैं। इसका मतलब यह है कि ये नदियां हिमालय की उत्पत्ति के पहले से मौजूद हैं और हिमालय का उत्थान उठना होता चला गया और ये नदियां बिल्कुल गहरी होती चली गई और बड़े बड़े से आप देखेंगे तो बड़े कैसे उसमें बिल्कुल नदी पतली रूप धार रूप में आपको देखने को मिलती है और गहरे गहरे खंड जो है महाखंड देखने को मिलते हैं जिसको गार्ज बोला जाता है। तो ये नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। और यही नदियां जब पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में आती हैं तो यह अपनी जो है क्या है कि धाराओं को बदलती रहती है, विसर्प का निर्माण करती हैं, एक धारा में नहीं चलती, बिल्कुल सांप क्या ऐसे ऐसे आप देखेंगे नदियां और बिल्कुल बहती रहती हैं। तो ये चीज हमको यहां पर देखने को मिलता है और यह नदियां जो है नवीन है, नई है। किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? इस प्रायद्वीपीय नदियों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हिमालय का उत्थान अभी हुआ है और प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी हैं। तो ये नदियां जो हैं नवीन हैं। अगली विशेषताओं के रूप में आप देखें तो ये वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे? गाज के रूप में ये नदियां बिल्कुल ऐसे उठता चला जा रहा है पर्वत और एक काटती चली जा रही है नीचे, तो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ऐसे घाटियां देखने को मिलेगी और बिल्कुल नदी बिल्कुल पतली लकीर के रूप में नीचे देखने को मिलेगी और ऐसे घाटियां का निर्माण करती हैं। तो ये नदियां जो हैं क्या करती हैं कि वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं ये हिमालय की नदियों की विशेषताएं हैं, जिसमें आप देखेंगे कौन सी नदियां आ जाएंगी? सिंध हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, सतलज हो गई। ये सब नदियां क्या है? हिमालय से निकलती हैं। इसलिए ये जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं ये सब के सब विशेषताएं इन नदियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की, भारत की, जिसमें कौन नदियां आ जाएंगी? प्रायद्वीपीय मतलब आप देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार पर बह रही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कई नदियां बहती हैं, ठीक है। इन नदियों के अपवाह की स्थिति को हम देखेंगे तो इनमें अनुगामी अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। अब यह सोचने लायक बात है कि यह अनुगामी अपवाह तंत्र है क्या? अनुगामी अपवाह तंत्र का मतलब यह है कि प्रायद्वीपीय पठार का पहले उत्थान हुआ, पहले ये उठा और उठने के बाद ढाल रूप में बन गया। तो जिस ढाल में बना है उसी ढाल पर ये नदियां बह रही हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब मैं आपको भारत की नदियों को एक एक करके पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट से ढाल जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ हुआ है, तो यह नदियां उस साइड बहती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है यह अनुगामी अपवाह तंत्र। मतलब उत्थान प्रायद्वीपीय पठार का हो गया और जिस ढाल में वो उत्थान हुआ उसी ढाल में यह नदियां बहने लगी, इसलिए इनको कहा गया अनुगामी अपवाह तंत्र का यह निरूपण करती हैं या इनमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों देखते हैं कि इनमें अरीय अपवाह तंत्र भी देखने को मिलती हैं। बहुत सी नदियां जो प्रायद्वीप में बहती हैं उनमें अरीय अपवाह तंत्र दिखाई देता है। अरीय अपवाह तंत्र क्या है कि मान लीजिए आप जो है कि ये कोई ऊंचा सा स्थल है, जैसे आप देखें तो आपको दिखाई देगा अमरकंटक, ठीक है। ऊंचे स्थल से क्या होता है कि चारों तरफ पानी ऐसे 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 गिर रहा है, ऐसे बह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अरीय अपवाह तंत्र। जैसे आप देखेंगे अमरकंटक से नर्मदा गिर रही है, एक ऊंचाई से नर्मदा बहती जा रही है, जोहिला दूसरे साइड से निकल रही है, सोन नदी उधर गिरती चली जा रही है, तो यह एक अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण कर रहा है यह एरिया, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? अरीय अपवाह तंत्र। फिर से समझिए अरीय अपवाह तंत्र क्या है? एक ऊंचे शिखर से जब धाराएं
कई दिशा में चारों तरफ बहती हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? अरि अपवाह तंत्र। जैसे हमारे यहां अमरकंटक से आप देखेंगे एक साइड नर्मदा गिर रही है, दूसरी साइड आप देखेंगे जोहिला गिर रही है, आगे सोन गिरती चली जा रही है, तो यह एक अरि अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है। अब वृक्षाकार अपवाह तंत्र, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हिमालय की नदियों में भी दिखाया था। वृक्षाकार अपवाह तंत्र यहां भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके अधिकतर भी इस वृक्षाकार अपवाह तंत्र की विशेषता हमको प्रायद्वीपीय नदियों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां सपाट जो है ढाल ज्यादा है, इसलिए कई जो है धाराएं जो हैं आकर, कई सहायक नदियां आकर एक दूसरे से मिलती हैं और एक वृक्ष का जो है रूपी निर्माण करती हैं। ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसे नदी बह रही है और इसकी सहायक नदियां ऐसे 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 मिलती चली जा रही हैं। आप देखेंगे तो यहां से नदियां ऐसे मिल रही हैं, ये इधर से मिल रही है, एक बिल्कुल वृक्ष के आकार के टाइम देखेंगे आप, वो देखने को मिलेगा, ऐसे निकलती चली जा रही। तो यह वृक्षाकार अपवाह तंत्र होता है। अब और विशेषताएं देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। आप जरा ध्यान से देखिए हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में और विशेषताओं को देखिए। हिमालय की नदी में अभी आपने क्या पढ़ा कि वह 12 होती हैं, उसमें हर समय पानी मौजूद रहता है, क्योंकि ग्लेशियर से अधिकतर वो नदियां निकलती हैं और वहां से उनको पानी मिलता रहता है और उसके बाद वर्षा भी होती रहती है। लेकिन इसके विपरीत देखने को हमको मिलता है प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियां पूर्ण रूपेण से मानसून पर निर्भर होती हैं, वर्षा पर निर्भर होती हैं। और दोस्तों स्वाभाविक बात है कि जो नदी वर्षा पर निर्भर रहेगी और वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? सूख जाएंगी। आप देखिए जब आप पठारी भागों में जाइए तो क्या होगा? एक बारिश हुई और बिल्कुल तुरंत पानी फट से भर गया उसके अंदर, और पता चला कि कुछ दिन में बारिश नहीं हुई तो पानी फिर सूख गया, लोग उसमें से आते जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है। तो प्रायद्वीपीय नदियां पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होने के कारण वर्षा न होने पर सूख जाती हैं। आप देखिए मई जून के महीने में लोग नदियों से आते जाते रहते हैं, और वही जब बारिश होती है तो इतनी तेज बहाव रहता है कि उसमें आदमी जा नहीं सकता है। तो यह विशेषताएं देखने को मिलती है कि वर्षा पर यह नदी निर्भर होती है। अगली बात देखते हैं हम। अभी अभी हमने उसमें आपको हिमालयी नदियों में बताया कि वह मैदानी भाग में विसर्प का निर्माण करती हैं, मतलब सर्प के आकार की होती। पता चला ऐसे बह रही हैं, फिर अस्तबल कैसे बहने लगती हैं, मतलब वह उनका जो है बहाव निश्चित नहीं होता। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में हमको क्या दिखाई देता है कि वह सीधी रेखा में बहती हैं। वो बिल्कुल जैसे बह रही हैं वैसे ही बहेंगी, बिल्कुल एक सीधे रेखा में बहती चली जाती हैं, क्योंकि उनकी चट्टानें जो हैं मजबूत हैं, पुरानी हैं, इसलिए वो उसी ढाल में जो ढाल उनको मिला हुआ है उसी ढाल में वो बढ़ती चली जाती हैं, तो एक सीधी रेखा में बढ़ती है। अगली विशेषताओं को हम देखते हैं कि उथली घाटी। अभी अभी आपने देखा कि हिमालय की नदियां एकदम गार्ज का निर्माण करती, बहुत एकदम आप देखेंगे बिल्कुल अंदर तक खाई रूप में बनी हुई है, एकदम ऐसे गार्ज के रूप में। लेकिन उसकी तुलना में देखें तो यहां पर चूंकि जो ये पुरानी चट्टानें मौजूद हैं तो यह उथली घाटी के, मतलब ज्यादा गहरापन देखने को नहीं मिलेगा, छिछली घाटी के रूप में नदियां आपको दिखाई, ज्यादा गहरापन नदियों के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जो है मैंने अभी पहले बताया था कि हिमालय की नदियां क्या है? नवीन है, नई है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? प्रौढ़ावस्था में है, या कह दीजिए आप पुरानी नदियां हैं, बहुत पुरानी हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ठीक है, जो है ताप्ती, ये सब आपको क्या है? ये सब पुरानी नदियां हैं, बहुत प्रौढ़ावस्था में यह पहुंच चुकी हैं। अगली विशेषताओं देखें तो इनकी लंबाई जो है उत्तर हिमालय की नदियों की तुलना में इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। आप देखेंगे उधर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सब की लंबाई काफी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके एवज में देखा जाए तो यहां पर जो है लंबाई उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये हुआ हमको दोनों नदियों की विशेषताओं को, हिमालयी नदियों की और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को आपने एक समग्र रूप से देख लिया।
दोस्तों, अभी तक पढ़ाए गए टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, जिससे क्या होगा कि आपको उस टॉपिक से संबंधित समझ विकसित हो जाएगी कि आखिर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप जब दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आप उसी नज़रिए से देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी गार्ज का निर्माण नहीं करती है। नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, गार्ज का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है सिंध नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन सतलज नदी। अब आप ध्यान से सोचिए कि आपने जो वीडियो में देखा था तो गाज का निर्माण कौन सी नदियां कर रही हैं? वे नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सिंध नदी कहां से निकल रही है? हिमालय से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से, सतलज नदी भी हिमालय से, और गोदावरी नदी हिमालय से न निकलकर प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, इसलिए यह गार्ज का निर्माण नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी, गोदावरी नदी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुगामी अपवाह तंत्र को निरूपित करती है? अनुगामी अपवाह तंत्र। अब देखिए, अनुगामी अपवाह तंत्र किसकी विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदी की। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला कौन सा है? कावेरी नदी ऑप्शन में दिया है। दूसरा क्या है? गंगा नदी। तीसरा घाघरा और डी में गंडक। अब देखिए, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीप में बहती है? तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि कावेरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और जबकि ये तीनों नदियां क्या है? हिमालय की नदियां हैं। तो चूंकि कावेरी नदी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, अतः उसमें जो है अनुगामी अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप कई क्वेश्चन जो है इस वीडियो से संबंधित और बना सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। मुझे आशा है तब तक इस वीडियो को आप और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, जिससे हम इससे संबंधित आगे के टॉपिकों को और बेहतर तरीके से समझ के आगे बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों।